मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं तो वो बता रहा हूँ कि आखिर इसको किताबों में या फिर कॉपियों में या पेपरों में कैसे लिखा जाता है। टॉल बॉन्ड ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका सिद्धांत है कि भाई करंट जाएगा तो वो घूमेगा। लेकिन पहले जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो। डायग्राम में बहुत सिंपल बातें ये है कि ये तो मैग्नेट साफ चमक ही रही है तुम लोगों को। ये स्केल है, सुई के घूमने पे बता देगा करंट कहाँ पे नहीं है। ये क्या चीज है? सिलेंडर। और उस पर क्या लिपटा हुआ है? तार है बहुत सारे। तार को दिखाने का तरीका इसने ये वाला जूम किया, इसकी मर्जी। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसे दिखा बनना, इसी के ऊपर ऐसे जलेबी बना दे, वो तरीका उचित नहीं है, इसलिए इसने तारों को दिखा दिया। तार के साथ साथ एक काम की बात इसके अंदर ये भी है कि ये जो एरो वो तुम्हें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर। और ये जो लोहा इसमें इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट आयरन कोड। सॉफ्ट आयरन कोड समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है शायद, और अच्छी भी है। उन लोगों ने मैग्नेट किस किस से चिपकाई है कभी भी, उसमें से अगर एक चीज का एक्सपीरियंस लिया तो काफी अच्छा है। संदूक। कभी मैग्नेट को पुठिया से चिपका के देखो, गेहूं वाली, कभी भी टीन वगैरह से, तो तुम्हें एक बात के मतलब बहुत बढ़िया समझ में आएगी कि जब मैग्नेट को चोबे वगैरह से नॉर्मल लोहे से चिपकाते हैं उसके कंपेयर में वो संदूक से चिपकती है, उसको छुटाना मुश्किल हो जाता है। अगर तुमने ये ट्राई करा हो तो कभी कभी तुम मैग्नेट को किसी पतली लोहे की लेयर से, लोहे की चादर से, थिन शीट से, पतली चीज से चिपका के देखो, वो छुट्टी नहीं है। फिर वो खिसका के फिर उखाड़ते हैं, छुट्टी नहीं है वो। जबकि किसी ठोस मजबूत लोहे से चिपकाओगे तो निकल जाती है नॉर्मली। तो बात ये है कि यहाँ पे जो आयरन कोर है वो सॉफ्ट आयरन कोर है, और सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है? वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींच लेता है अपने अंदर, मतलब मैग्नेटिक पावर को इंक्रीज करेगा। आयरन मैग्नेटिक पावर इंक्रीज करेगा अगर वो सॉफ्ट है तो। मैग्नेट को अच्छे से जकड़ के रखता है अपने पास में अगर सॉफ्ट है तो। लेकिन अगर वही हार्ड आयरन है, चोबे जैसा, रेल की पटरी जैसा, उस पे मैग्नेट चिपकेगी, तुम आराम छुड़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम किसी टीन वगैरह पे चिपकाओगे तो बहुत मुश्किल होता है छुड़ाना, तो उसको खिसकाना पड़ेगा नीचे, और फिर जब थोड़ी जगह बनेगी तब उखाड़ते हैं। अगर तुमने एक्सपीरियंस किया है तो करना चाहिए था। खैर, एक एक करके सारी बातें समझो कि इसके पूरे खेल में कौन से एलिमेंटों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, वो सुनो। कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका। इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली काम की चीज थी जो तुमने बना ली है, दैट इज डायग्राम। और दूसरी काम की बात है इसमें कौन से इस चीजों का इस्तेमाल हुआ है। देखो, सबसे पहला इसमें क्या लगेंगे? टू परमानेंट मैग्नेट। टू नहीं लगाएंगे, एक ही है वो, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक ही मानी जाती है। इसमें लगी है परमानेंट मैग्नेट। अगली काम की चीज, इसके अंदर एक स्केल है। इस पे स्केल प्लस में मैंने लिख दिया पॉइंटर भी है। पॉइंटर यानी कि सुई को कहते हैं। उसके साथ साथ करंट तो ऑब्वियसली पास होगा ही होगा। एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, सिलेंड्रिकल आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कॉइल। और इन सभी के काम सुने ध्यान से एक एक करके। इसमें कुछ एक और चीजें रहेगी ना, स्प्रिंग रहेगी इसके अंदर, एक स्प्रिंग है। सभी के काम सबने, जैसे कि सभी लोग मुझे ये बताएं कि परमानेंट मैग्नेट का काम क्या है इसके अंदर। ये जो मैग्नेट है वो इस पूरे गैल्वेनोमीटर को क्या प्रोड्यूस करके देंगे, क्या देती हैं? मैग्नेटिक फील्ड देंगी। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी काम क्या बताएंगे? स्केल और पॉइंटर क्या बताएगा? मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट नाप के बताएगा कितना करंट है, कितना करंट नहीं है। दिस इज वेरी यूजफुल, मेजरिंग करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, आगे सुने ध्यान से। करंट, उसके बाद में सिलेंड्रिकल सॉफ्ट कॉइल क्या करती है? ये सिलेंडर, उसका मेन काम क्या है? सिलेंडर का सबसे पहला जो मेन काम है वो, सबसे पहला मेन काम, इसके ऊपर क्या लिपटी हुई है? कॉइल। उसमें होगा करंट प्रोड्यूस। तो करंट जाएगा तो फोर्स लगेगी। तो पहली बात तो ये है कि ये कॉइल, और मैंने कह दूंगा आगे लिखा करंट पासिंग, इसमें करंट पास होगा। लेकिन उससे मेन इंपोर्टेंट काम इसका क्या, वो सुनो। ये सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर
स्ट्रेंथन, पता नहीं क्या पढ़ते होंगे, द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट की ताकत को, फील्ड की ताकत को बढ़ाएगा, क्योंकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेता है। तुम्हें ये एरो दिखाई दे, क्या खींचती दिखाई दे, कि सारी फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींचेगा और फिर बाहर निकालता है। सॉफ्ट आयन का सबसे पहला बेनिफिट। और इसका तीसरा बेनिफिट, सबसे काम का बेनिफिट, हमेशा रेडियल फील्ड रहती है। रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड का मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल फील्ड अर्थात की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सपीरियंस द टॉर्क, टू एक्सपीरियंस द टॉर्क। इन पे जब ताकत लगेगी तो वो हमेशा 90 के एंगल पे रहेंगे, बढ़िया फोर्स लगती है कुल मिला के। दो तीन मेन काम, वो सिलेंडर है, वही वो आदमी जिसमें करंट पास होगा, जिससे टॉर्क पैदा होगी। उस सिलेंडर को सॉफ्ट रखने का फायदा ये है कि वो मैग्नेट की ताकत को बढ़ा देगा, उसमें सारी फील्ड लाइंस अंदर से होते बाहर निकल के जाएंगी। और तीसरा फायदा, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका एंगल हमेशा कैसा रहेगा, 90। पहला, ये वही आदमी, इसमें कॉइल है, इसमें फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगा। दूसरा, इसमें करंट जाता है, मतलब पहला तो टॉर्क लगेगी, दूसरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने की ताकत है। ये सारी सारी फील्ड लाइंस को अंदर लेके बाहर क्यों छोड़ेगा, किसी को भी ऊपर से निकल के नीचे से निकल के नहीं जाने देगा। और तीसरा, हमेशा कैसा एंगल बना रहेगा, 90 का, जिससे टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। और एक काम की बात, स्प्रिंग के लिए क्या कहना चाहते हो तुम, ये किस काम आती है, टू प्रोड्यूस रीस्टोरिंग, टू प्रोड्यूस रीस्टोरिंग टॉर्क, ये प्रोड्यूस करेगी रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक, उसके बाद में अगला पॉइंट सुने, पहला प्रिंसिपल, दूसरा कंस्ट्रक्शन और तीसरा वर्किंग। आखिर ये काम कैसे करता है, वर्किंग लिखाना इज टोटली लिखाना, लिखाना ही लिखाना है थ्योरेटिकली। तो लंबा समय हो गया, मैंने बोला नहीं है, ये आज बोल के कोशिश करता हूँ, आराम सुनना है शांति से सुने। Whenever the current is allowed to pass through a cylindrical coil, समझ में आई बात? Whenever the current is allowed to pass through a cylindrical coil, there is a force experiencing on the wires due to the magnetic field. On applying Fleming's left hand rule, we get the direction of the force, which gives us a resultant of torque, due to which the coil starts rotating. During its rotation, मुझे ऐसा याद नहीं है, कुछ खास नहीं है, लिख सकते हैं ना हम लोग। सबसे बड़ा कलाकारी तो यही पाया था कि हम तुम रटते ज्यादा, तुम रटते बहुत कम थे, समझ में आए, लिख देंगे, छोड़ो थे यार। अच्छा, ड्यू टू इट्स रोटेशन, स्प्रिंग आल्सो स्टार्ट ट्विस्टिंग एंड प्रोड्यूस ए रीस्टोरिंग टॉर्क, and this is helpful in using the current because current is directly proportional to the number of turns या फिर number of twist। बस ये हो जाती है इसकी वर्किंग, इसको लिखना होता है, अब तुम लिख लोगे, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, मतलब वर्किंग वो है जो हम लोगों ने कल समझी, कल बस सुनी थी। आज ये टॉपिक फिर भी छोटा लगता है क्योंकि एक चीज अब एक दिन पहले देख ली पुरानी हो गई है। तुम जब इसी फिजिक्स को आज से 1 साल बाद पढ़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि यार कुछ नहीं था। जैसे कि तुम लोगों को अगर अभी 10th क्लास के पेपर दिला दिए जाए तो बकवास है, ठीक है? 8th के, 9th के, 7th के, फर्स्ट क्लास में तुम क्या नंबर ले आओगे अब मैथ के पेपर में, बता। थोड़ी शर्म तो आएगी, तुम बोलने में सब पूरे में से पूरे लाएंगे 100 में 100 पर। सेम हैपन जब तुम इसको छोड़ के चले जाओगे तो कोशिश करो कि तुम अपने दिमाग को उसी लेवल पे आज होशियार बना लो। बस यही थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे अपन लोग फर्स्ट में 100 ला सकते थे, 12th में ला सकते थे, वही चीज है, सेम टू सेम, मतलब वही डिफरेंस है। तुम कब ला सकते हो 12th क्लास में, उतना डिफरेंस है तुम्हारी पढ़ाई में, नॉलेज में, ब्रेन में, बस वो बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, यहाँ से बात सुने, वर्किंग इज, पहली बात तो इंग्लिश
को लिखना इस वर्किंग और लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरी वाली जो वर्किंग है वो तुम्हारी बुक के स्टेटमेंट से, तुम्हारे स्कूल नोट से, तुम्हारी किताबों से मैच करे या ना करे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस बात है कि काम समझ में आना चाहिए। मैं परपेंडिकुलर वेक्टर फलाना ये उसके उसके नहीं कर रहा हूँ। सीधी बात है, करंट जाएगा, टॉर्क मिलेगा, घूमेगा, इस दिन वापस लौटा के लाएगी। करंट के घूमने से, करंट के लगने से वो घूमेगा और घूमने से पता चलेगा करंट ज्यादा या फिर कम है। बस ये है मोटी मोटी वर्किंग। अब मैं उसमें 2-4 वेक्टर फिजूल के क्यों लगाता हूँ? तो ये वाली वर्किंग मैं लिख रहा हूँ, लेकिन साथ ही में तुमसे ये भी कहूंगा कि जस्ट अगर ये पेपर में आता है और तुम्हें नंबर चाहिए, तुम्हारी कॉपी वो आदमी चेक करेगा तुम्हें पेज पढ़ा रहा है, तो वही याद करके जाना उसने लिखवाई है। क्योंकि आदमी को एक वर्ड हो जाता है कि उसने वो क्यों नहीं लिखा जो मैंने लिखाया था, इस वजह से। ठीक है, मतलब टू बी प्रैक्टिकल बात, मतलब टू बी जेन्युइन, एकदम एकदम साफ साफ बोली जाती है। ठीक है, तो ध्यान से वर्किंग लिखते हैं। ठीक, मैं लिख रहा हूँ, फिर भी ध्यान रखना जो मैं तुम्हें बात बोली है उसे आप। When the current is, मैं शॉर्ट लिखूंगा ना, मैं अभी तो लिख रहा हूँ पूरे उसमें एक लाइन, अगली लाइन में मैं गैप देना स्टार्ट कर देता हूँ जानबूझ के, लोड पड़ता मुझे लिखने में इसको लाने को। When the current is allowed to pass through the cylindrical coil, cylindrical iron core having turns around it, which is perpendicular to magnetic field, perpendicular to magnetic field, experience a torque when we get the direction of force on applying FLHR, Fleming's Left-hand rule। मतलब कि जब करंट जाएगा तो उसके आसपास एंटी फील्ड है, मैग्नेटिक एंगल है, वो टॉर्क महसूस करेगा। जब हमने फोर्स डायरेक्शन निकाली तब पता चला ऐसा है। एंड स्टार्ट रोटेशन, and start rotating, at the same instant spring produce a restoring torque, स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? लगने वाले टॉर्क के, मतलब जितना वो आगे घूमेगा स्प्रिंग को उतना ताकत पीछे लगाती है। एंड प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क इक्विवेलेंट टू ऊपर लिखा गया टॉर्क प्रोड्यूस बाय कॉइल, टॉर्क प्रोड्यूस बाय सिलेंडर लिख देता हूं ना, सिलेंड्रिकल कॉइल, here and a number of turns magnetic field, और क्या क्या चीज थीटा और भी कुछ था क्या, एरिया आर कांस्टेंट, so deflection is directly proportional to current, and directly proportional to current, and that's how its measurement is possible, और इस तरह से उसको नापना संभव हो पाता है। और ये जो बात मैंने तुम्हारे सामने हियर से स्टार्ट करी है, मैं इस कार्य को लिख के समझाऊंगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो यही बात थी जो तुम कभी सुन रहे होगे, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश।
मैं जिसको भी बात नहीं पता वो और सुन लें। तुम लोगों की 12th तक की पढ़ाई वाली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं है, पढ़ाया ही नहीं जाता जॉब के लिए। तुम पढ़ाए ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, है ना। इसलिए पढ़ाया जाता तुम्हें कि तुम आगे जाके पुलिस वाले बनो या वैसा कुछ साइंटिस्ट बनो, इसीलिए पीसीएम की जाती है। हाँ बन जाएंगे आगे, वो बात अलग है। तो बात ये कि ये वही है जो मैं तुम्हें तब से कह रहा हूँ, करंट जाएगा, फोर्स लगेगी, रोटेशन होगा, घूमेगी, बस वही उसी चीज को हमें यहाँ से आगे समझना। तो तुम्हें बस ये बात समझ में आनी थी, हाँ साहब मैं जानता हूँ घूमती है, करंट जाने पे घूमेगा ये, ठीक है समझ गया, है ना। थोड़ा मोटा मोटा समझ के चला करो। अब एक बात समझना, इसी वर्किंग के जो रियल वाला पॉइंट है उसी को देखते हैं। इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात की गई ना इंग्लिश में, 1 2 3 4 लगभग 12 13 वर्ड होंगे, है ना। 13 चौक 52 70 80 वर्डों की जो बात है, इसको 4 से 5 लाइन के फॉर्मूले में आ जाती है, मतलब 15 से 20 शब्दों में आ जाती है बात। 15 ज्यादा ही गिन लेंगे बाद में देखना, ये पूरी पूरी कहानी कुछ गिने चुने अक्षरों में आ जाएगी। देखो इसी वर्किंग के अंदर फिलहाल, है ना, वर्किंग में ही चल रहे हैं, पॉइंट नहीं बढ़ाया मैंने अभी तक। तो ये बताओ कॉइल जब घूमेगी तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला बताएं पहले तो क्या होता है। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का बीना साइन थीटा। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला बीना साइन थीटा। इसमें बी क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल, और साइन थीटा क्या चीज है, एंगल। इस पर्टिकुलर केस में जहां से निकल के आए वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो बीना साइन 90 और साइन 90 लगाते ही टॉर्क की वैल्यू निकल के आ जाएगी बी आई एन ए। एक चीज तो ये एक और कहानी, इस टॉर्क के इक्विवेलेंट टॉर्क किसने लगाया होगा, स्प्रिंग ने। तो रीस्टोरिंग टॉर्क और जानना मुझे, तो जितना हमारी कॉइल आगे घूमेगी स्प्रिंग उतना पीछे घूमने की ताकत रखती है। तो स्प्रिंग का टॉर्क निकालने का फॉर्मूला याद हो तो बता दो, फिर मैं समझाता हूँ। K5, तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला K5 स्प्रिंग के लिए। इसमें K क्या चीज है उसको पहले ध्यान से समझ लें, है ना, किताबी भाषा तरीके से। K क्या चीज है, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसका मतलब ये डिफ्लेक्शन पर ट्विस्ट, नहीं टॉर्क पर ट्विस्ट ऐसा मान लो। टॉर्क पर ट्विस्ट मतलब एक बार घूमने पर वो कितना टॉर्क देगी, 50 न्यूटन का, 100 न्यूटन मीटर का, कितने का टॉर्क देगी वो। और फाई क्या चीज है इसमें, टोटल डिफ्लेक्शन। मतलब सीधी सीधी बात तुमसे मैं ऐसे कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि स्प्रिंग, ऐसे एग्जांपल से स्प्रिंग का जो टॉर्क है, हालांकि न्यूटन मीटर होती मैं सिंपल न्यूटन लिखूंगा, 20 न्यूटन है एक बार मरोड़ने पर, एक बार ट्विस्ट होने पर, और मैंने स्प्रिंग को 3 बार ट्विस्ट किया, तो बताओ कितना टॉर्क लगेगा टोटल। एक बार जब उसको घुमाओगे तो 20 की फोर्स आती है, उसको 3 बार घुमाने पर कितनी फोर्स आएगी, 60 न्यूटन की। तो ये टॉर्क निकालने का तरीका हुआ है, इस बात को ध्यान रखें कि एक बार उसको घुमाने पर 20 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो हमने इसको 3 बार घुमा दिया। तो फाई क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, फाई यानी कि डिफ्लेक्शन, यानी कि कितनी बार मरोड़ा गया उसको। और के क्या चीज है, एक बार मरोड़ने पर वो कितनी टॉर्क देती है। खैर बात ये कि जो टॉर्क कॉइल प्रोड्यूस करेगी उतना ही टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, स्प्रिंग। और इसीलिए हम दोनों को इक्वल में डालने वाले, ध्यान से देखना, इसको इक्वल डालो, K phi is equals to में B I N A, K phi equals to B I N। लेकिन हमने पहले बिना लिखा तो पहले बिना लिख लेते हैं,
PINA और इक्वल टू में क्या चीज K5। इसमें कितने लोग हैं टोटल प्रॉब्लम के नो, कितने एलिमेंट है काउंट करो, 6। PINA 4, K5 तो 6। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो भी काउंट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या कहानी कांस्टेंट है वो ध्यान से काउंट करो। B कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट तुम लगाई फिक्स हो चुकी है। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, जो तुमने कॉइल में एक बार गोले दे दिए 100 तो 100 हो गए। उस कॉइल का एरिया कांस्टेंट है, स्प्रिंग का कांस्टेंट K। क्या कांस्टेंट नहीं है, I और फाई। हमने एक चीज कभी पढ़ी थी कि अगर प्रपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, उल्टा पढ़ो, कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रपोर्शनल लगाएंगे। मैंने सारे कांस्टेंट हटा दिए, इसमें लग गया प्रपोर्शनल। और ये बात तुम्हें क्या समझाती है, अगर तुम समझ रहे हो तो बहुत अच्छा, अगर तुम समझ गए तो काफी ठीक है। फाई यानी कि जितना ज्यादा घूमेगा मतलब उतना ज्यादा करंट है। फाई किस बात का सिंबल है, डिफ्लेक्शन का, कितना घूमा। और ये किसके सामने रखा हुआ है, करंट के। मतलब तुमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो घूमने पर करंट बताएगी, ज्यादा घूमेगी तो ज्यादा करंट है और कम घूमेगी तो कम करंट है। ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखित में, सुनाया हुआ नहीं, जो कल तक सुना था वो नहीं, लिखित फॉर्म में। इसको पढ़ना सीखो, अपनी आंखों को दिखाना सीखो कि मैं समझता हूँ कि अगर फाई कम है मतलब कम घूमा मतलब करंट भी कम है, ज्यादा घूमेगा तो करंट भी ज्यादा है। एक बात विशेष रूप से ये कि यहाँ तक इसकी वर्किंग फिनिश होती है कि हम घूमने से करंट नाप सकते हैं। ज्यादा घूमने पे ज्यादा करंट हमें समझ में आ रहा है देखने से, और कम घूमने पे कम करंट वो देखने से समझ में आना चाहिए। तो इसको पहले यहाँ तक सेट करें तरीके से। हमने किन दो टॉर्क को इक्वल किया, एक तो कॉइल पे लगने वाला टॉर्क और दूसरा कौन सा, स्प्रिंग वाला टॉर्क। यानी बिना इक्वल टू में K5 कांस्टेंट हटा प्रपोर्शनल लगा। और एक बात साफ कट टू वर्ड दिमाग में जानी चाहिए कि घूमने पर करंट लग सकता है, ज्यादा घूमने पे ज्यादा, कम पे कम माना जाएगा। एक बात और, कौन सी कॉइल जल्दी घूमेगी, सॉफ्ट वाली की हार्ड वाली। जल्दी करंट नापना किससे पॉसिबल है, जैसे कि मैं तुमसे बात कहता हूं कि हमारी जो वायर्ड वाली ईयरफोन्स आती हैं, मैंने वो जमाना हो गया देखी नहीं है बहुत दिनों से, वो पता नहीं, तो उनमें कितना करंट है, बहुत मामूली सा करंट। और तुमने एक स्प्रिंग लगा दी ट्रक की और उसमें करंट नापा, तो घुमा देगा उसको, नहीं घुमाएगा। तुमने अगर उसमें सॉफ्ट स्प्रिंग लगाई, सॉफ्ट स्प्रिंग वो बंदूक वाली, वो फर्नेस में निकलती है, चीजों में निकलती है छोटी सी, उसको लगा दिया, शायद घूम जाए क्योंकि सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सुई है वो जल्दी कब घूमेगी, वो छोटे से छोटे करंट पे घूमेगी कब, तब स्प्रिंग कैसी होगी, सॉफ्ट। और जितनी जल्दी करंट को पकड़ लेगी, जितनी जल्दी घूम जाएगी, हमारा गैल्वेनोमीटर उतना ही अच्छा माना जाएगा, वो ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। जो छोटे से छोटे करंट पे अपनी सुई को हिला गया वो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा अच्छा है। और जो बहुत करंट देने पर भी हिल नहीं रहा है, मतलब उसकी स्प्रिंग बहुत मजबूत है, उसको घूमने ही नहीं दे रही है, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, जो पटाख से घूम जाए या फिर जिसमें घूमने टाइम लगे, जल्दी घूमे। और जल्दी घूमने की स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्प्रिंग होनी चाहिए। तो एक बात पर ध्यान से समझ के बताएंगे तो बहुत काम की चीज है। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, पहली बात सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का क्या मतलब है, एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जो छोटे से छोटे करंट को इजीली नाप सके, जो हल्का सा करंट भी गया तो संग के संग घूम जाए, संग के संग। वो कब पॉसिबल है, पहली बात सेंसिटिव कब बनेगा, जब उसमें स्प्रिंग कैसी लगी होगी, सॉफ्ट स्प्रिंग लगी होगी, मतलब नॉर्मल स्प्रिंग। और स्प्रिंग को सॉफ्ट नहीं कहते हम फिजिक्स में, हम कहते हैं एक ऐसी स्प्रिंग लगी हो उसके अंदर जिसके K की वैल्यू कम हो। K क्या चीज है, एक टर्न में कितना टॉर्क है। अगर K कम है मतलब K है 1 न्यूटन, आधा न्यूटन, 0.1 न्यूटन, मतलब कि वो बहुत कम फोर्स में घूम जाता है। जितना K कम होगा उतना सेंसिटिव हमारा गैल्वेनोमीटर होगा। और K कम होने का मतलब ये है कि सॉफ्ट स्प्रिंग है, मतलब तुम आराम से उंगलियों से दबा सकते हो। और K ज्यादा है, इस बात का मतलब हार्ड स्प्रिंग है, तो उस पर खड़े भी हो जाओगे तो भी नहीं दबेगी वो, ट्रेन की स्प्रिंग ऐसे की। तो हम अपना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कब बनेगा, तो स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए,
सॉफ्ट स्प्रिंग, तब जाके पहले वन गलत लिखा है, बस इतना काफी था, इसमें एक ही बात निकल के आएगी कि स्प्रिंग सॉफ्ट होगी, के कम होगा, मतलब वो आसानी से घूमेगा, आसानी से घूमेगा तो छोटे से छोटे करंट को नापने में आसानी रहती है। इसीलिए अपने जो अगले टॉपिक का नाम है इसी के अंदर से कनेक्ट होता है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी, और उससे अगला है वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन ध्यान से इसी में से करंट सेंसिटिविटी पहले सिंपल सा मतलब ये कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, छोटे मोटे करंट पर डिफ्लेक्शन दे गया वो अच्छा सेंसिटिव है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, बात का मतलब कि जो छोटे छोटे करंट पे ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा वो उतना सेंसिटिव है। जो भारी से भारी करंट पे डिफ्लेक्शन ही नहीं दे रहा है वो बहुत कम सेंसिटिव है। जब वो भारी करंट को नहीं नाप पा रहा तो छोटे को कैसे नापेगा? उसकी स्प्रिंग इतनी टाइट है कि वो घूमना ही नहीं चाहती है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हम ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रख सकते, ज्यादा हार्ड भी नहीं रख सकते, दोनों में दिक्कत है, लेकिन जितना सॉफ्ट होगा उतना अच्छा होगा। देखो उसी फॉर्मूले को उठा के लाते हैं, PINA इक्वल्स टू में K पाई। सभी का बहुत सिंपल सा काम है। इसमें वर्ड लिखा है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इसका क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन यानी कि पाई, पर यानी कि ये, और करंट यानी कि आई। तो यहां से पाई अपॉन आई बनाओ, बाकी सब अलग करो। मतलब ये कि मैं K को उधर लेके जाऊंगा और आई को उधर लेके जाने वाला हूं, जो बनेगा ABN, चलो वैसे लिख लो BNA अपॉन में K और इक्वल टू फाई अपॉन में I। BNA अपॉन में K इक्वल टू फाई अपॉन में I। अब ये बात तुम्हें क्या क्या बताएगी वो सुनो। करंट छोटे से छोटा जाने पर रिफ्लेक्शन होना, स्विंग का घूमना, इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका K कैसा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं, कितने हैं, और एरिया कितना और कैसा है। इस चीज को जरा ध्यान से देखें जो तुम्हें अभी बताया गया, ये उसी बात का रिपीटेशन है कि थोड़ा सॉफ्ट तरीके से रिपीटेशन है, बड़ी तरह से। अगर K ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, उल्टा लिखा है, वो नीचे है वो ऊपर है। K ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन, K ज्यादा होने का मतलब स्प्रिंग मजबूत होगी तो कम घूमेगी, लाजमी सी बात है। इसमें समझाने वाला कौन सा पॉइंट है? अगर K कम होगा मतलब कि स्प्रिंग सॉफ्ट होगी, अच्छे से घूमेगा, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट यानी कि छोटे छोटे करंट पे घूमना किस बात पे डिपेंड करेगा? बेसिकली एक तो K पर, वो भी कैसा? इनवर्सली। K के बढ़ने पे घूमना कम होगा, K के घटने पे घूमना ज्यादा होगा। और भी बातें इनमें डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, टर्न्स पे और एरिया पे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ज्यादा घूमेगा, ज्यादा टर्न ज्यादा घूमेगा, बड़ा एरिया ज्यादा घूमेगा। फॉर्मूले को देखना सीखें। अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, ज्यादा रोटेशन होगा, ज्यादा कॉइल है ज्यादा रोटेशन होगा, ज्यादा बड़ी कॉइल है ज्यादा रोटेशन होगा। लेकिन अगर स्प्रिंग है तो उल्टा केस है, ज्यादा मजबूत स्प्रिंग है तो कम रोटेशन होगा। इस सारी बात हटा देता हूं, मैं बस तुम्हें एक कहानी बोलूंगा। वो कहानी है कि ध्यान से इसको देख लो, तो अपने मन में इसकी स्टडी करो कि रिफ्लेक्शन होना किस किस बात के डायरेक्टली है और किस किस चीज के इनवर्सली है। ध्यान से पहले देख ले, लिख ले, और एक मिनट के लिए अपने मन में इस पूरी गणना को सोच लो कि कौन सी बात किस बात पर डिपेंड करेगी। एक बहुत अच्छी सोचने वाली कहानी। फिजिक्स में तार में दो चीज नापी जाती हैं, एक तो करंट और एक वोल्ट। करंट नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? अमीटर।
वोल्ट नापने वाली क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो अमीटर किससे बनाया गया है? यहाँ से। तो पहले तो यही बना था घूमने वाला सिस्टम, उसको कैलोमीटर बोला गया था, उसी को अमीटर में कन्वर्ट किया है और फिर इसी को किस में कन्वर्ट किया? वोल्ट मीटर में। यही दोनों बातें जो कन्वर्ट की गई हैं। और अगर तुम ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, हमने दो टाइप की सेंसिटिविटी लिखी है। एक तो कौन सी? करंट सेंसिटिविटी। और एक कौन सी लिखी है? यानी एक बार तुम करंट नापेंगे और एक बार वोल्ट नापने की बात चलेगी। करंट नापना यानी कि अमीटर, वोल्ट नापना यानी कि वोल्ट मीटर। उनको स्टडी करना, अगला नया टॉपिक वही बनेगा, लेकिन पहले इसको सेट करते हैं। तो एक बात तो कभी नहीं भूलोगे, V इक्वल्स टू में भूल गए V इक्वल्स टू में ओम्स लॉ IR, V इक्वल्स टू IR। तो अगर करंट में R का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? R क्या चीज होती है? तो अगर मैंने इसी गैल्वेनोमीटर में कहीं पे रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बनेगा, वोल्ट मीटर जैसा। देखना मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पूरे फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे और इसको बदल देंगे। क्या? BNA अपॉन में K इक्वल्स टू 5 अपॉन में I। नीचे यहाँ पर R का मल्टीप्लाई तो नीचे यहाँ पर भी R का मल्टीप्लाई, बात बराबर चलनी चाहिए हमेशा। IR की जगह पे क्या लिख सकते हैं? B। तो मैंने बस इसको इतना कन्वर्ट किया, ज्यादा कुछ खास नहीं। BNA अपॉन में KR और इक्वल टू 5 अपॉन में B। अब मैं तुमसे बात पूछता चलूंगा, जवाब देते चलना लगातार। 5 अपॉन में I को कहते हैं डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो 5 अपॉन में B को क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। और इस बात का क्या मतलब हुआ कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट का मतलब है कि ये एक ऐसी मशीन है जो करंट नापती है घूमकर। डिफ्लेक्शन यानी घूमना, करंट नापना। और ये एक ऐसी मशीन है जो क्या नापती है? वोल्ट। किससे? घूमकर। ये बना वोल्ट मीटर और ये बना कुछ अमीटर जैसा। और बात ये कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए, वोल्ट नापने के लिए तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? एक बात से रेजिस्टेंस, तब जाके वोल्ट मीटर बनता है। ये बात तो थ्योरेटिकली बोली गई है। और लेकिन सबसे काम की बात, इस सारी कहानियों का साथ ऊपर से शुरू होता है। जिस दिन तुम बीना और के पाई को इक्वल बढ़ा लोगे उस दिन तुम करंट और डिफ्लेक्शन को समझ पाओगे। उस दिन तुम डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट समझ पाओगे। उस दिन तुम डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट समझ पाओगे। जिस दिन तुम डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट देखोगे तब तुम्हें समझ में करंट नापने की बात चल रही है, यानी अमीटर जैसा कुछ है। और जैसे तुम डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट को समझोगे उस दिन समझोगे कि वोल्ट नापने की बात चल रही है, यानी वोल्ट मीटर जैसा कुछ है। तो ये पूरी कहानी यहाँ जाकर खत्म होती है। ध्यान रखिए कि वोल्ट नापना और करंट नापना हमेशा से चैलेंज रहा था। स्टार्टिंग से तुम खुद सोचो, अब कैसे हो सकता है कि मैं किसी तार में जो चीज दिखती भी नहीं है उसे नाप दूं। उसको वेट्स ने फाइनली नाप दिया। दिस इज कॉल्ड रिसर्च एंड स्टडी। ठीक है, लोग पढ़ते किताबों पे, फिर प्रैक्टिकली उनको एग्जीक्यूट कर जाते हैं। सारी चीजें ऐसी बनाई गई हैं, पहले किताब के ऊपर और फिर एग्जीक्यूट। वरना आदमी को चांद पे पहुंचने के लिए 100-200 जाने लेनी पड़ जाती। पहले पेपर पे सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तरीके से कि ये ऐसे ऐसे कौन सा एरर हो सकता है, क्या कमी हो सकती, नहीं हो सकती, सब कुछ सारी की सारी कल्पनाएं पहले पेपर पे की जाती हैं। उसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, खतरा होता है उसके अंदर। क्या आगे सुन, ये फिनिश होता है इस जगह। ये नंबर 11 था क्या? शायद 11 था। ठीक है भाई, बाद में देखें ध्यान से। क्या क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ, ये जो हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर, इसको किसमें बदलना है? अमीटर में। और इसी को कैसे बदलना है? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। पहली बात कि अमीटर का वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का अमीटर, नहीं, गैल्वेनोमीटर को ही बदलना है अमीटर में और वोल्टमीटर में। तो मतलब उसको समझने से पहले सबसे पहले ना एक काम करें, कुछ 4 से 5 लाइनों में एक लाइन खींचे, यहाँ पर लिखें कन्वर्जन ऑफ। 4 से 5 लाइन में खींचना, कन्वर्जन ऑफ ये एस्टेंट 12 पे डाल देना। बेसिक फाउंडेशन दे रहा हूं बस कुछ काम की। गैल्वेनोमीटर को किसमें बदलना है? इनटू वोल्टमीटर।
नहीं, पहले मीटर बदलेंगे ना, वो आसान होता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हमने ये जो अभी घूमने वाली मशीन बनाई, इसी को फिर हम बाद में जाके अमीटर में यानी करंट नापने वाली में और वोल्ट नापने वाली में बदल देते हैं। वो कैसे बदला जाता है? इसका जवाब तुम्हें नहीं दिया जाएगा ना, तुम्हें कुछ सवालों के तुम्हें जवाब देने उल्टे। पहला सवाल, अमीटर यानी करंट नापने वाली, तुम उसको अमीटर पढ़ते होगे शायद, तुम अमीटर सुनने में अजीब लग रहा, मैं 2 एम बोलने में बहुत आलस करता हूँ इस वजह से। अमीटर सीरीज में लगता है कि पैरेलल में? पहला सवाल, अमीटर को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं? सीरीज है सही जवाब। सीरीज में करंट सेम होता है इस वजह से, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम। अच्छा, तो बात खत्म हो गई। वोल्ट मीटर किसमें लगता होगा? पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट सेम होता होगा, इसमें वोल्ट सेम होगा। पहली बात। दूसरी बात, अमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है कि लो? जब भी तो जेन्युइन सवाल है, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ बिना इस बात के कि ये तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो पता होना चाहिए। हालांकि पता होता नहीं मेरे से, 99% नहीं पता होता, और अक्सर तब पता तो बिल्कुल नहीं होता, पूछा जाए। बताओ, अमीटर का क्या बताया? वो सही है। क्यों? मैं बताता हूँ। अमीटर किसमें कनेक्ट होता है? पहली बात सीरीज में। सीरीज में क्या जाता है? करंट। करंट कब अच्छा जाएगा? रेजिस्टेंस कम होने पे कि ज्यादा होने पे? तो अमीटर का रेजिस्टेंस, अमीटर हैव लो रेजिस्टेंस, अमीटर हैव लो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो बात यहां भी खत्म हो गई। वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कैसा होता है? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर है हाई रेजिस्टेंस, इसका खुद का रेजिस्टेंस हाई है। एक बात और पूछता हूं सर, अगर अमीटर को सीरीज की जगह पर पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या होगा? अमीटर सीरीज जगह पैरेलल लग गया तो क्या होगा? और वोल्ट मीटर अगर पैरेलल की जगह पे सीरीज में लग गया तो क्या होगा? वो भी सुनो। इसका रेजिस्टेंस कैसा है? हाई, और इसको तुमने लगा दिया सीरीज में, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट को पास होने ही नहीं देगा, स्विच जमी की जमी रह जाएगी। और इसका रेजिस्टेंस कैसा है? लो। और अगर तुमने इसको लगा दिया उसमें उस जगह पर, तो बहुत कम रेजिस्टेंस होने के कारण वोल्ट ज्यादा होने पर तुम्हें पता क्या होता है? ज्यादा वोल्ट में क्या होता है? ये फूक जाती, खराब हो जाती, फट जाती, टूट जाती, पिघल जाती है। सेम अगर इसको लगा दिया तो ये खत्म हो जाएगा। दोनों को बात समझे, मतलब इसको इसमें लगाएंगे तो ये टच से मस नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आई है, और अगर इसको इसमें लगा दिया तो इसका इतना कम है कि इस पर झलास नहीं होगी, टूट फट जाएगा। काम की बात कुछ और भी निकल के आती, वो सुनो। अगर तुम्हें कभी भी लो रेजिस्टेंस करना है, किन्हीं भी दो वायरों के बीच का रेजिस्टेंस लो करना है, तो लो रेजिस्टेंस करने के लिए, लो रेजिस्टेंस करने के लिए तुम कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मतलब मैं बताता हूं, हमारे पास में लो करने के लिए रजिस्टर किसमें जोड़ते हैं? देखो, ये वाला है 12 ओम, ये वाला है 6 ओम, ये सीरीज में है, इनका टोटल बताओ। 18। और दोबारा से ये वाला 12 हो गया और ये वाला 6 हो गया, तो इनका टोटल बताओ। पैरेलल में गए तो 1/12, 1/6, 12 आया, 1 2
3/12 है, उल्टा करेंगे तो 12/3 और काटेंगे तो कितना, अब क्या रहेगा टोटल 4। रेजिस्टेंस हाई किस में जाता है, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे। लो किस में जाएगा, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो काम की बात ये कि अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है तो पक्की बात है कि इसके अंदर जो भी जोड़ा गया होगा वो किस में जोड़ा गया होगा, पैरेलल में। रेजिस्टेंस लो हुआ होगा और वो क्या बन गया होगा, अमीटर। वापस अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, लो करने के लिए इसके अंदर कुछ भी कनेक्शन किए गए होंगे तो किसमें करे गए होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसमें जब कॉम्बिनेशन पैरेलल किया गया होगा तब रेजिस्टेंस लो हुआ होगा और रेजिस्टेंस के लो होने पर करंट पास होगा। करंट नापने वाली मशीन बन जाएगी अमीटर। दोबारा समझते हैं, वापस से कनेक्ट करना, वापस करना। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। तो रेजिस्टेंस हाई करने के लिए कॉम्बिनेशन कैसा किया गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर की मशीन में, भाई किसी चीज को तुम्हें वोल्ट मीटर बनाना है तो तुम्हें क्या बढ़ाना है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए तुमने मशीन खोली तो मशीन में कुछ जोड़ने को बोला गया कि इसमें रेजिस्टर जोड़ दो। तुम सीरीज में जोड़ोगे कि पैरेलल में, सीरीज में जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा हाई। और हाई रेजिस्टेंस होने पर वो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है तो पक्की बात है कि वोल्ट मीटर के अंदर जो भी कुछ जोड़ा गया होगा वो किस में जोड़ा गया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। जो भी जोड़ा गया होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया होगा। बातों को लॉजिकली समझे ना, क्योंकि एक रटन तो नहीं है, लॉजिक है वैसे। मतलब अमीटर सीरीज में कनेक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, करंट नाप लेगा आसानी से। रेजिस्टेंस कम कैसे किया गया होगा उसके अंदर का, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे क्योंकि उससे करंट का रेजिस्टेंस कम है, करंट पास होगा। अमीटर का रेजिस्टेंस अंदरूनी तौर पे उसके मशीन के अंदर ऐसा क्या किया गया होगा कि रेजिस्टेंस कम हो गया, उसके रजिस्टरों को पैरेलल में जोड़ के रेजिस्टेंस कम कर लिया गया होगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई कैसे किया गया होगा, उसके अंदर चीजों को सीरीज में जोड़ा गया होगा, रेजिस्टेंस हाई हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में। काम की बात, अगर वोल्ट मीटर को इसमें लगा देंगे तो वो हिलेगा भी नहीं, टस से मस नहीं होगा, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, करंट जाएगा ही नहीं। और इसको उसमें लगा दिया तो ये फट जाएगा, पिघल जाएगा, इसको उसमें नहीं लगा सकते। तो ऐसे कोई भी फिजूल के शॉर्ट सर्किट कभी नहीं करेंगे, खुद को तार जोड़ के वैज्ञानिक नहीं मानेंगे, है ना। 2 तार जोड़ दिए हम तो साइंटिस्ट बन गए ना। खेल है, मतलब खेल इतना खतरनाक भी, कल मेरे होश उड़ गए। इसमें फोन चार्ज में लगा हुआ था ये, और इसकी बैटरी कंफ्यूज हो गई। इसकी लिमिट थी 80% पे चार्ज होने की, ये पहुंचा 100। पहली बात 100 निकालते सीधे 91, 91 से 83, 76, फिर 52। मैंने इसको स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन किया, 78, फिर 76, दोबारा ऑन किया, 81। पता नहीं क्या हुआ, नहीं समझ में आया ये चक्कर क्या पड़ा है इसके अंदर, इसमें करंट आ नहीं रहा था। फिर उसको थोड़ा वो सेट के बाद में सही हो गया ये। मतलब कुल मिला के बात है, जाने ऐसी कितनी चीजें हमारी पहुंच से बाहर है, भी करंट को लेकर। मतलब रियलिटी हुआ कल, भगवान जाने क्या हुआ, कोई भूत प्रेत क्या घुस गया इसमें, आई डोंट नो है, मुझे खुद समझ में नहीं है क्या एक्सप्लेन करता। तो बात समझे, करंट के साथ छेड़खानी नहीं, जब तक उसकी पूरा ज्ञान होना चाहिए उसका, उसके बाद में। खैर बात ये समझ लो, अमीटर रेजिस्टेंस लो हुआ होगा पक्का, कॉम्बिनेशन भीतर पैरेलल में है, और वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस हाई है पक्का, कॉम्बिनेशन सीरीज में किया गया होगा। और तुम्हें अब आगे यही पढ़ना है, कल तुम इस पूरी कहानी को थ्योरेटिकली खत्म करोगे। और एक बात समझो, अमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, सीरीज में लगाए जाते हैं, पैरेलल लगाए जाते हैं, उन रेजिस्टेंस को, इसके अंदर लगने वाले रेजिस्टेंस को एक नाम दिया गया है। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, बाहर से और लगाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहते उनको, होता रेजिस्टेंस ही है वो, उसका नाम बदल दिया है, उसको कहते हैं शंट।
ध्यान रखना। रेजिस्टेंस का दूसरा नाम शंट, जब वो अमीटर और वोल्ट मीटर में लगाए जाएंगे तब। बात से रेजिस्टेंस ही यूनिट ओम ही है, काम करंट रोकना ही है, सब कुछ सेम है, और उसका नाम बदल दिया है जब वो अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल होगा तब। वरना रेजिस्टेंस हम नॉर्मली क्या मान लेंगे कि वायर का रेजिस्टेंस है, वैसा कुछ नहीं। शंट यानी कि वो चीज जो अमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर लगी हुई है, उस रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। लेकिन नाम बदल दिया, कुछ खास नहीं दिया है। इस कहानी को शांति से दिमाग में पहुंचाएंगे, ये बस बेसिक इलस्ट्रेशन दिया है मैंने तुम्हें। लिख लिया ये यहां तक था, ठीक है, इसे कल खत्म कर लेंगे। ओके।